Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We are doing chapter 6, which is People's Resistance Against British before 1857, and in the last lecture we were done with the civil uprisings. Okay, it was part 3 of the civil uprisings, and today we will begin with the peasant movements with religious overtones. But before that, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. So what are we going to deal with in today's lecture is the peasant movements with religious overtones. That is थोड़ा सा religious angle हमको देखने को मिलेगा. Now by the way, you know all now what are peasants? Who are peasants? Peasants are nothing but the agricultural laborers or the farmers, whether they have their own land या तो खुद ही कल्टिवेशन कर रहे हैं या फिर एज ए टेनेंट वर्क कर रहे हैं किसी और की लैंड पे उसको कल्टिवेट कर रहे हैं. सो ऑल दीज एग्रीकल्चरल लेबरर्स और द फार्मर्स दे आर कॉल्ड पीजेंट्स. ओके, तो इनकी मूवमेंट्स हम देखेंगे. सो द पीजेंट अपराइजिंग्स वर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट एविक्शंस. एविक्शंस मतलब उनको उनकी लैंड से निकाल देना, या फिर अगर कोई टेनेंट है, टेनेंट मतलब जो किसी और की लैंड पे कुछ सैलरी लेके फार्मिंग करता है, लैंड किसी और की है लेकिन कल्टिवेशन वो कर रहा है, तो वो टेनेंट्स होते हैं, टेनेंट फार्मर्स कहा जाता है उनको. सो उनको भी निकाल दिया. ठीक है, कि एक पर्टिकुलर देखिए एक पीरियड होता था कि ठीक है इस पीरियड के लिए आप फार्मिंग कीजिए, इस पे उसमें से जो भी प्रोड्यूस होगा उसको जितना भी शेयर मिलना होगा डिवाइड हो जाएगा. लेकिन कई बार टेन्योर खत्म होने से पहले ही उनको निकाल दिया जाता था. ठीक है, देन फर्स्ट तो कॉज ये हो गया. सेकेंड वॉज द इंक्रीज इन द रेंट्स ऑफ द लैंड. जो भी रेंट होते थे लैंड के, जिसकी पीस पे वो फार्मर कल्टीवेशन कर रहा है, वेदर इट्स द टेनेंट फार्मर और द फार्मर हु हैज हिज ओन लैंड, they had to pay some rent or the taxes. Okay, one kind of tax they had to pay to the, let's say, to the government, or if this is the tenant farmer, so he or she had to pay the tax to the that zamindar जिसकी वो लैंड होती थी. ठीक है, and the money lenders, you know it, they used to charge high rate of taxes, money lenders. सो इनके जो चार्जेस थे वो भी बढ़ रहे थे. ठीक है, इंटरेस्ट रेट दैट इज यूज टू बी वेरी हाई, लाइक 30%, 40% तक का इंटरेस्ट रेट चला जाता था इनका. ओके, एंड देयर ऑक्यूपेंसी राइट्स फॉर द पीजेंट्स अमंग अदर थिंग्स. सो दीज वर सम रीजन्स फॉर विच पीजेंट्स वर फाइटिंग और रेजिस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और लोकल लेवल पे वो जमींदार्स के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे थे. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बंगाल में कुछ आपके मूवमेंट्स हैं. दैट इज फर्स्ट इज नार केलबेरिया अपराइजिंग. बट बिफोर दैट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. So a question is, discuss some of the peasant uprisings with religious overtones before 1857. Okay, तो ये जो अभी peasant uprisings हैं आपके, ये सारे 1857 से पहले हुए हैं. So first one is your Nar Kelberia uprising. So the important person here is Mir Nithar Ali. Now he is also known as Titu Mir, लेकिन कई जगह आप इनको निसार अली के नेम से भी पढ़ेंगे. So remember, one and the same person, निसार अली और निठार अली. ओके, पीरियड वॉज 1782 to 1831, ये इनका पीरियड है. ठीक है, सो ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम टेनेंट्स इन वेस्ट बंगाल टू राइज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स. सो ये मूवमेंट का हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है. इन्होंने कहा पीजेंट से, फार्मर्स से, कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जो आपके ऊपर हाई टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, आपको लैंड से निकाल दे रहे हैं, तो आप इनके अगेंस्ट रेबेलियन करो, रिवोल्ट करो. और बेसिकली किसके अगेंस्ट? मेनली हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स थे. ओके, बिकॉज दे इम्पोज्ड अ बियर्ड टैक्स ऑन द फरेजीज एंड द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स. सो बेसिकली क्या कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स, क्या कर रहे थे, या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? जो फरेजीज थे, अब फरेजीज कौन है, लेट्स हैव अ लुक. ये नीचे यहाँ पे दिया हुआ है आपको. फरेजीज वर द फॉलोअर्स ऑफ अ मुस्लिम सेक्ट फाउंडेड बाय हाजी शरीयत अल्लाह. ठीक है, ये ईस्टर्न बंगाल में फरीदपुर में स्पेशली ये सेक्ट है. And what is a sect? Sect is a group of people who have different religious beliefs. उनके जो religious beliefs हैं, उनके जो customs हैं, उनके traditions हैं, वो different हैं. So ये एक मुस्लिम sect था. ठीक है, एंड इसको किसने फाउंड किया था? हाजी शरीयत अल्लाह. रिमेंबर दिस नेम. कहाँ पे? ईस्टर्न बंगाल में. सो फरेजीज वर दी फॉलोअर्स ऑफ दिस मुस्लिम सेक्ट. ओके, तो फरेजीज के ऊपर अब आपने देखा भी होगा दैट मुस्लिम्स दे कीप अ लॉन्ग बियर्ड. ओके, दाढ़ी होती है उनके, तो इसके ऊपर भी टैक्स लगता था उनके ऊपर.
तो टीतू मीर ने कहा दैट ये जो आपके ऊपर बेवजह का टैक्स लग रहा है इसके अगेंस्ट में आप जो है रेबल करो, रिवोल्ट करो, ठीक है, और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट करो, प्लस ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में भी. सो रिमेंबर दिस. ओके, नाउ ये जनरली माना जाता है दैट इट वॉज द फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग. आर्म्ड का मतलब वेपन्स यूज किया, यहाँ पे फार्मर्स ने, पीजेंट्स ने वेपन्स यूज किया है इस प्रोटेस्ट में, और ये माना जाता है कि ये पहला आर्म्ड अपराइजिंग था, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश. ओके, एंड ये जल्दी ही एक रिलीजियस ओवरटोन इसको मिल गया, क्योंकि ऑब्वियसली मुस्लिम पीपल आर इन्वॉल्व हेयर, तो एक रिलीजियस एंगल मिलेगा, और वो फाइट किसके अगेंस्ट करे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, तो एक रिलीजियस एंगल आना इज वेरी मच ऑब्वियस. नाउ रिवोल्ट लेटर मर्ज्ड इनटू वहाबी मूवमेंट. नाउ प्लीज रिकॉल वहाबी मूवमेंट क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके, तो ये लेटर ऑन, क्योंकि वहाबी मूवमेंट भी मुस्लिम्स का मूवमेंट था, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, सो दिस अपराइजिंग गॉट मर्ज्ड इनटू द वहाबी मूवमेंट. तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट. रिमेंबर द नेम टीतू मीर. ओके, क्यों कर रहे थे, बियर टैक्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट. ओके, एंड इट मर्ज्ड विद द वहाबी मूवमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज योर पागलपंथीज. Now, who are Pagalpanthis? Pagalpanthi is a semi-religious group mainly constituting Hajong and Garo tribes. कहाँ? Of the Mymensing district. Now, आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, राइट? उनमें से कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं हाजोंग और गारो. अब गारो यू मस्ट हैव हर्ड, राइट? देयर आर हिल्स, वेरी फेमस हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया इन मेघालय, राइट? So these Hajong and Garo tribes, they reside in these areas in the Meghalaya and the neighboring regions. Now Mymensing district, which is written here, it is not part of India right now. It is the part of Bangladesh. But earlier, you know that Bangladesh was the part of India, so that time it was included in the Indian peasant uprisings. Okay, so these two tribal groups, they revolted. Okay, and it was founded by this semi-religious group Pagalpanthis. It was founded by Karam Shah. So this name again is very important. Okay, remember this. Okay, now this tribal peasants, they organized themselves under Karam Shah's son. ठीक है, करम शाह ने इसको फाउंड किया, इस सेमी रिलीजियस ग्रुप दैट इज पागलपंथीज का फाउंडेशन इन्होंने किया. बट जो अपराइजिंग हुई है, जो रिवोल्ट हुआ है, वो किसके अंडर में हुआ है? इट हैपेंड अंडर Tipu. Now please don't confuse this Tipu with the Tipu Sultan. These two people are totally different. This Tipu is the son of the Karam Shah, who was the founder of the Pagalpanthi semi-religious sect. Remember this. Okay, so why they are fighting, why they are protesting? They are protesting for the or against the oppression of the zamindars. The same thing कि वहाँ के जो जमींदार्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पीजेंट्स को, टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं उनको, उनकी लैंड से निकाल रहे हैं. ठीक है, नाउ फ्रॉम 1825 to 1835 they refused to pay rent above a certain limit. What they did, that they totally denied that we won't be paying any taxes beyond this particular amount. Let's say 50 rupees was the tax, was the amount which was decided कि इतना आपको पे करना है, but they refused that we won't pay 50 and we will pay let's say 40 rupees. Okay, so they attacked the house of the zamindars के houses पर उन्होंने अटैक किया. Now government introduced an equitable arrangement to protect these peasants. उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स किए कि ठीक है, कुछ ऐसे लॉज लेके आते हैं, कुछ ऐसे रूल्स बना देते हैं कि प्रोटेक्शन मिले इनको. लेकिन इस मूवमेंट को बहुत ही वायलेंटली सप्रेस किया गया. दैट इज अ लॉट ऑफ वेपन्स, आर्म्स और फोर्स का यूज़ किया गया, मिलिट्री का यूज़ किया गया इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर द नेम करम शाह, देन टीपू, एंड द रीजन दैट इज द ऑपरेशन ऑफ द जमींदार्स. ओके, थर्ड इज योर फरेजी रिवोल्ट. फरेजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कौन है. ठीक है, नेम याद रखना है, हाजी शरीयत अल्लाह, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस मुस्लिम सेक्ट वेयर इन ईस्टर्न बंगाल. सो क्या कर रहे थे ये? They were advocating radical religious, social and political changes. What they wanted, that among the Muslims, in the Muslim society or among the Muslim people, they wanted to introduce some changes
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सोशल एंड द पॉलिटिकल। ठीक है, कहने का मतलब कि उनके जो रिलीजन में जो फॉलोइंग्स हैं उनकी, ठीक है, लेट्स से यू नो इट दैट कुरान इज द होली बुक विच इज फॉलोड, तो उसकी जो भी टीचिंग्स हैं, उसकी जो भी प्रीचिंग्स हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना, ठीक है, या उसमें कोई चेंज लेके आना, और जिस तरीके का सोसाइटल सेटअप है उसमें कुछ चेंजेस लेके आना, और जिस तरीके से भी गवर्नेंस हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें कुछ बदलाव लेके आना। ठीक है, नाउ हियर वन थिंग इज रिटन रॉन्ग, हियर इट इज रिटन दैट शरीयत अल्लाह सन ऑफ दादू मियाँ। नाउ दिस इज रॉन्ग, here it should be son of Shariat Allah. So please you have to remember this. Okay, this is not son of. Dadu Mian was the son of the Shariat Allah. So remember this. So son of Shariat Allah Dadu Mian organized his followers with an aim to expel the English intruders from the Bengal. लेटर ऑन, पहले तो शरीयत अल्लाह ने ऑब्वियसली फारिजी रिवोल्ट को स्टार्ट किया, बट लेटर ऑन दादू मियाँ थे या फिर दूदू मियाँ थे जिन्होंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने अपने फॉलोअर से कहा लेट्स आउस्ट द इंग्लिश इंट्रूडर्स, दैट इज दिस एलियन गवर्नमेंट, दी एलियन पीपल, इनको हम अपनी लैंड से बाहर निकालेंगे। ठीक है, द सेक्ट ऑल्सो सपोर्टेड द कॉज ऑफ द टेनेंट्स अगेंस्ट दी जमींदार्स। तो पहला रीज़न तो ये कि एक एलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इनको बाहर निकालना है। देन सेकेंड वॉज जो टेनेंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका, उनको भी इन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है, वी विल हेल्प यू इन फाइटिंग दिस ऑपरेशन, ठीक है, वी विल हेल्प यू फाइटिंग दी जमींदार्स। नाउ फरेजी डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यूड फ्रॉम 1838 टू 1857, ये पीरियड है ये जब रेबेलियन या फिर रिवोल्ट कंटिन्यू रहा, एंड मोस्ट ऑफ द फरेजीज जॉइंड दी वहाबी रैंक्स अगेन। देखिए, मुस्लिम मूवमेंट था, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मुस्लिम पीपल, सो इट वाज वेरी मच ऑब्वियस कि क्योंकि वहाबी मूवमेंट एक बहुत ही लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज हुआ था मूवमेंट, लॉट ऑफ पीपल वर पार्टिसिपेटिंग इन इट, एंड उसके जो लीडर्स थे दे वर वाइडली फॉलोड। तो ये जो छोटे छोटे रिवोल्ट्स हैं ये अल्टीमेटली मर्ज किससे हो गए? वहाबी रैंक्स से, ठीक है, जो मुस्लिम पीपल्स ने जो ऑर्गेनाइज किए थे। नेक्स्ट इज योर मोपला अपराइजिंग। ये जो तीनों आपने देखे, रिमेंबर दिस, नार केलबेरिया, द पागलपंथीज एंड द फरीजी रिवोल्ट, they all happened in the Bengal region. ठीक है, next is your Mopla uprising. It happened in Kerala. Now Mopla, we have already discussed Mopla, if you remember. Where did we discuss this? We discussed it in the Kerala Varma Pajhasi Raja movement, right? So there, if you remember, this Raja was supported by the Mappilas, and I had told you that Mappilas were the Muslim peasants in this region. Okay. So मप्पिला और मोपला वन एंड द सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों एक ही हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, हाइक इन द रेवेन्यू डिमांड एंड द रिडक्शन ऑफ द फील्ड साइज। एक तो वही टैक्सेस बढ़ा दिए हैं और फील्ड साइज, जो उनकी लैंड्स हैं उनका साइज कम कर दिया है, प्लस द ऑपरेशन ऑफ द ऑफिशियल्स रिजल्टेड इन द वाइड स्प्रेड पीजेंट अनरेस्ट। और जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो अगेन सेम थिंग, दे आर एक्सप्लॉइटिंग। ठीक है, तो ये सब मिल के इसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर प्रोटेस्ट हुआ अमंग दी मोपिलाज ऑफ दी मालाबार, दैट इज द सेम रीजन ऑफ द केरला रीजन। नाउ 22 rebellions took place between 1836 and 1854. सो देख रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे ये रेबेलियन हो रहा था, एंड द पार्टिसिपेशन वाज आल्सो देयर, मासेस का पार्टिसिपेशन था इसमें। ठीक है, अच्छा, ये आपका पहला मोपला अपराइजिंग था। देयर इज वन मोर रेबेलियन, ठीक है, मप्पिला रेबेलियन और द मोपला अपराइजिंग, ये सेकेंड मोपला अपराइजिंग है, बट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। ओके, it occurred after the Mopilas came to be organized by the Congress and the Khilafat supporters. तो ये बेसिकली आपका 1921 में हुआ है ये मूवमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे सपोर्ट किसका मिला है? उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसका सपोर्ट भी मिला है इस मूवमेंट को, प्लस खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था उसका भी सपोर्ट मिला है ड्यूरिंग दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपको पता है ये पीरियड वही है जब इस तरीके के मूवमेंट्स चल रहे थे इंडिया में। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट आपका चल रहा था, और आईएनसी भी दे वर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस। तो इन सब ने भी इस सेकेंड जो आपका मोपला अपराइजिंग हुआ है इसको सपोर्ट किया है। और
इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो फर्स्ट वाला था ये आपका ठीक है, जो मोपला प्राइजिंग है ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे, थोड़ा लार्ज स्केल पे भी हुआ, लेकिन इसका रीच उतना नहीं था एंड ये इतना वायलेंट नहीं हुआ था. बट व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वन इज दैट इट became turned very violent. Muslims, they killed a lot of Hindu people, and some Muslims were also captured and killed, but large scale Hindu killings happened in this second one. तो यहाँ पे जो religious hinge है वो हमको बहुत ज़्यादा नज़र आता है सेकेंड अपराइजिंग में, ठीक है. And when this revolt turned very communal, then Congress, it distanced itself from the Mopilas, ठीक है. And by the 1921 Mopilas had been subdued, okay, suppress कर दिया गया. Next is your peasants' role in 1857 revolt. Let's have a look at the question. Explain in brief the role of peasants in 1857 revolt. Okay, आपको brief में बताना है कि क्या रोल था peasants का 1857 के revolt में. Now, peasant participation was active only in some areas. Very important. This fact is very important that 1857 revolt was not a pan-India movement. Remember this. Many parts, especially the South India, was completely, not completely, but mostly untouched from this revolt. That is, there was meager participation from these regions. Okay. But कहाँ से participation आया है? It was mainly in the Western UP. तो वेस्टर्न यूपी का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा आया है 1857 के रिवोल्ट में. एंड यू रिमेंबर मेरठ से स्टार्ट हुआ था, राइट. मेरठ कहाँ पड़ता है? वेस्टर्न यूपी में, उत्तर प्रदेश में. ओके. नेक्स्ट, पीजेंट्स यूनाइटेड विद द लोकल फ्यूडल लीडर्स इन मैनी प्लेसेस टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल. दैट इज, वी हैव सीन टिल नाउ दैट दे वर फाइटिंग अगेंस्ट जमींदार्स in some of the revolts, not all the, but some of the revolts, they were fighting against the jagirdars, the landlords and the zamindars. But in this 1857 revolt, they supported the feudal leaders. They united with the feudal leaders, okay, that is the landlords and the zamindars, to oust the British. That is, British को निकालने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालने के लिए इन्होंने लोकल लीडर्स को भी सपोर्ट किया, फ्यूडल लीडर्स को भी सपोर्ट किया. थर्ड इज योर, आफ्टर द रिवोल्ट द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स वर्जनड. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. देखिए, ऑब्वियसली दे लॉस्ट 1857 के रिवोल्ट में, दे लॉस्ट एंड द ब्रिटिश वॉज द अल्टीमेट विनर, राइट. सो दे whatever the sufferings they were having, इससे पहले जैसे वो सफ़र कर रहे थे, जो ऑपरेशन हो रहा था उनका वो और बढ़ गया, वर्जन हो गया, बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गेन द सपोर्ट ऑफ द लैंडेड क्लासेस. What happened that in the revolt they were united with the feudal leaders, that is the landlords and the zamindars. But after the revolt, what the British decided that they will support the landlords. कैसे support करेंगे कि उनकी जो lands हैं या उनको कुछ concessions देके, ठीक है, and उनके साथ अग्रीमेंट करके कि ठीक है आप हमारे बिहाफ पे जो है टैक्सेस कलेक्ट कर लीजिए पीजेंट से. तो यहाँ पे पीजेंट्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया और उनका जो सफरिंग्स थी वो और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो गई, ठीक है. नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज इन अवध लैंड वॉज रीस्टोर्ड टू द तालुकदार्स एंड दे वर गिवन रेवेन्यू एंड अदर पावर्स एज वेल, जस्ट नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, ठीक है. जो तालुकदार थे, दैट इज जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको उनकी लैंड्स वापस दे दी गई और उनके साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया गया, ठीक है, कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर लो हमारे बिहाफ पे. और उनको कुछ और भी पावर्स दे दी गई कि जैसे करना है, वी जस्ट नीड द रेवेन्यू, वी जस्ट नीड द टैक्सेस, दैट इज योर हेडेक, कैसे आप करोगे. और उसके चक्कर में जो लैंडलॉर्ड्स हैं, दे यूज टू एक्सप्लॉइट द पीजेंट्स, right, and the peasants could not avail of the provisions of the 1859 Bengal Rent Act. Very important. Now this is also known as Bengal Act 10, okay, या फिर Act 10 of 1859 भी इसको हम बोलते हैं. Let me write it properly. Okay, so this is Act 10 of 1859, that is 1859 Bengal Rent Act. इस एक्ट के अकॉर्डिंग सम राइट्स वर गिवन टू द पीजेंट्स एज वेल. अर्लियर जो परमानेंट सेटलमेंट था आपका 1793 का, ठीक है, उसमें कुछ राइट्स जमींदार्स को मिले हुए थे एंड पीजेंट्स राइट्स वर अ लिटिल बिट इग्नोर्ड. But in this Act 10 of 1859, they were given some rights. The peasants or the farmers, they were given some rights. But after this revolt, okay,
and the powers given to the zamindars, so they overshadowed the rights of the peasants. Okay, तो इसके जो भी प्रोविजंस थे उनका फायदा या उनका बेनिफिट फार्मर्स को नहीं मिला, इस एक्ट के जो भी बेनिफिट्स थे. ठीक है, एज अ पनिशमेंट फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द 1857 रिवोल्ट, द पीजेंट्स हैड टू पे एन एडिशनल सेस इन सम रीजन्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली दे पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट, तो इसके पनिशमेंट में ब्रिटिश ने क्या किया, उनके ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिया. ठीक है, सो दीज वर दी फीचर्स. ठीक है, कि क्या रोल था पीजेंट्स का इन 1857 रिवोल्ट, ऑल आर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वी विल बिगिन विद दी ट्राइबल रिवोल्ट्स. अब तक हम सिविल अपराइजिंग्स कर रहे थे, उसके बाद हमने अभी पीजेंट अपराइजिंग्स किया. नाउ वी विल बिगिन विद दी ट्राइबल रिवोल्ट्स. ओके, नाउ ट्राइबल मूवमेंट्स अंडर द ब्रिटिश रूल were most frequent, militant and violent. So ये important है कि बाकी सिविल अपराइजिंग्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वायलेंस थोड़ा कम है, whereas ट्राइबल मूवमेंट्स में वायलेंस आपको देखने को बहुत मिलेगा. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. So a question is, highlight the causes of the tribal movements in India which took place before the revolt of 1857. ठीक है, तो causes बताने हैं आपको, क्यों हुए ट्राइबल मूवमेंट्स, राइट. ओके, so mainland and the northeastern tribal revolts, we have divided this into two categories. Some which took place in the northeastern belt of the India. ठीक है, because you know it that northeastern region of India is concentrated with lot of tribal groups. Okay, next mainland, that is the northern part of the India, the central part of the India and the southern part of India. Okay, this region, this Bihar, Chhattisgarh, UP, Jharkhand, these four regions, that Odisha, they are very popular for the tribal groups. Similarly, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka are also there through few tribal groups. Okay, so we have categorized them. Okay, how we have categorized? Frontier tribal revolts. ठीक है, what is the meaning of the frontier? That is sharing the land borders with the neighboring countries. So you know that the northeastern part of India, it shares its border with, in the north with China, then here in the west with Bhutan, and then you have your इधर east में आप जाएंगे तो you have your Myanmar and then Bangladesh as well. ठीक है, उस टाइम बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल, उसको हम छोड़ देते हैं. ठीक है, लेकिन ऊपर चाइना, इधर म्यांमार, चाइना इधर म्यांमार, दैट इज बर्मा, इधर भूटान. ठीक है, एंड हेयर नेपाल एज वेल. नाउ कुछ आपके फ्रंटियर, दैट इज कुछ वो रिवोल्ट्स जो आपके इन रीजन्स में हुए हैं, जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, और कुछ आपके मेन लैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं. ठीक है, जो जनरल आपका इंडिया है. Now, mainland tribal rebellions were sparked off by a number of factors. There were many causes involved, and one of the important was the tribal lands of the forest. उनकी tribal lands, उनके forest पे जब ब्रिटिश ने occupancy show करना शुरू कर दिया, so the movements began. Next, land settlements of the British affected the joint ownership tradition among the tribals and disrupted their social fabric. Very important. When British came, when British intruded in these areas, in the tribal areas, so they redistributed the lands. Okay, redistributed in the sense that they gave the lands or sold the lands to some different group of people, and especially the outsiders, that is कुछ बाहर से आए हुए लोग, कुछ दूसरे रीजन से आए हुए लोग जो वहाँ पे प्लांटेशंस करना चाहते थे, एग्रीकल्चर करना चाहते थे, या कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते थे, उनको उन्होंने ट्राइबल्स की लैंड्स देना शुरू कर दिया. ओके, अब आपको पता है ट्राइबल्स जो है उनमें कस्टम्स, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, उसके अंडर एक जॉइंट ओनरशिप की बात आती है कि जो पूरा लैंड है, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में वो रिसाइड कर रहे हैं, वो पूरा पर्टिकुलर एरिया का जो लैंड है उसकी जॉइंट ओनरशिप होगी. दैट इज कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसको ओन नहीं करेगा. ऑल द पीपल विल बी इक्वली ओनर ऑफ दैट लैंड. ठीक है, इक्वल ओनर ऑफ दैट लैंड. सो ये ब्रिटिश के आने के बाद ये जो सोशल फैब्रिक है ये डिसरप्ट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इज योर थर्ड पॉइंट इज योर, एज एग्रीकल्चर वॉज एक्सटेंडेड इन दी सेटल्ड फॉर्म by the company government, the tribals lost their land and there was influx of the non-tribals. I just told you that outsiders आना शुरू हो गए थे जब उन्होंने एग्रीकल्चर को सेटल फॉर्म में
इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन द फॉरेस्ट वॉज कर्ब्ड एंड दिस एडेड टू दी ट्राइबल्स प्रॉब्लम्स। शिफ्टिंग कल्टिवेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन करना शुरू कर दिया, दैट you won't, that is the tribals won't be allowed to cultivate using this method. Shifting cultivation, you know ना, that एक patch of land को after cultivation 4 to 5 years के लिए आप छोड़ दो, कोई cultivation नहीं करो, and दोबारा उस पे cultivation होगी, और उस patch को छोड़ने से पहले they used to burn that patch of land, ठीक है, जला देते थे उसको, and then move on कर जाते थे दूसरी patch of land पे। सो दिस वॉज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, नाम से पता चल रहा है शिफ्ट करते थे अपना कल्टिवेशन फ्रॉम वन लैंड टू दी अदर। ओके, सो ये बैन करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। गवर्नमेंट फर्दर एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट एरियाज बाय सेटिंग अप द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। नाउ पहले जो फॉरेस्ट होते थे, ट्राइबल्स लैंड्स के जो फॉरेस्ट हैं, अगेन जॉइंट ओनरशिप होती थी, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल होते थे, सब शेयर करते थे। The people used to share the resources, but after the British came, what they did, they started reserving, that is, they started excluding those forests, that you are not allowed to collect the resources, let's say, or do agriculture in this particular forest, and restricting the timber use and grazing. वहाँ का टिम्बर भी नहीं आप यूज़ कर सकते, और जो आपकी केटल्स हैं उनको ग्रेज भी नहीं करा सकते। तो इस तरीके के उन्होंने कुछ लॉज लाना शुरू कर दिया, एंड दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम द कंपनी। क्यों कर रहे थे वो ऐसा? बिकॉज टिम्बर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था शिपिंग और रेलवेज के लिए, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में, और आपको पता ही है रेलवे लाइंस सेटअप होना शुरू हो गई थी, ठीक है। नाउ प्लीज़ डोंट लेट मी टेल यू दैट व्हेन वाज दी फर्स्ट रेलवे लाइन सेटअप, प्लीज़ फाइंड आउट योरसेल्फ। सो इसकी वजह से टिम्बर का डिमांड बहुत बढ़ गया था, दैट्स व्हाई कंपनी वांटेड कि टिम्बर का जो कलेक्शन है वो एक्सक्लूसिवली हमारे पास आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर एक्सप्लॉयटेशन बाय द पुलिस, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आउटसाइडर्स एग्रेवेटेड द ट्राइबल सफरिंग्स। वहाँ का पुलिस, ठीक है, जो नए ट्रेडर्स आ रहे थे, प्लस मनी लेंडर्स, ये सब मिलके बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उनका कर रहे थे, ठीक है। Now some general laws were also abhorred for their intrusive nature, as the tribals had their own customs and traditions. This is a known fact that tribals laws are completely safeguarded. That is, उनके कुछ ऐसे भी customs हैं जो शायद जनरली हम लोग फॉलो नहीं करते, बट स्टिल उनको वैलिडिटी मिली हुई है आज भी। फॉर एग्जाम्पल सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है, सेक्रीफाइस इज़ वेरी पॉपुलर इन देयर कस्टम, आज भी वो लोग आई थिंक ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी कई जगह करते हैं, लेकिन उस पर बैन नहीं किया गया कई जगह, ठीक है, क्योंकि वो उनके ट्रेडिशंस हैं, उनके कस्टम्स हैं, एंड वी कांट इंटरफेयर मच बिकॉज वी आर वरीड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एज वेल, ठीक है। सो व्हेन द ब्रिटिश केम दे स्टार्टेड टू ब्रिंग देयर ओन लॉज। तो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रडिक्शन में था या फिर कॉन्फ्लिक्ट में था उनके कस्टम्स और ट्रेडिशन से, विच दे डिडंट लाइक एट ऑल। नेक्स्ट इज योर विद द एक्सपेंशन ऑफ द कॉलोनियलिज्म, क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू दीज रीजन्स। अब आपको पता है ब्रिटिश तो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, तो जैसे जैसे उन्होंने एक्सपेंशन किया इंडिया में, जैसे जैसे वो टेरिटरीज और अपने डोमिनियन में लेके आते गए, तो रीजन भी, उनका रिलीजन भी स्प्रेड हुआ, वो क्रिश्चियनिटी भी साथ में स्प्रेड कर रहे थे। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं एक इंटरफेरेंस था जो ट्रेडिशनल कस्टम थे ट्राइबल्स के अपने फेथ्स थे, अपना रिलीजन था, उनका अपने बिलीव्स थे, और उस पर क्रिश्चियनिटी अगर आप उस फोर्स कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस था। मिशनरीज perceived as the representatives of the alien rule were resented. Missionaries, that is the people who spread or preach the Christianity. तो जब वो वहाँ पे आना शुरू हो गए तो उनको लगा कि ये तो एक एलियन, दैट इज एक फॉरेन रूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वी कांट लेट देम डू सो, राइट। ओके, सो ये सारे कुछ आपके कॉजेज थे, ठीक है, जो रिवोल्ट्स का रीजन थे या फैक्टर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर द मूवमेंट्स ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर वर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल, दैट इज जो मेनलैंड इंडिया था वहाँ के मूवमेंट्स और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे वहाँ के मूवमेंट्स, उनमें कुछ डिफरेंसेस थे। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, हाउ वर द ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वर डिफरेंट फ्रॉम द ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ अदर एरियाज, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग इज ट्राइब्स शेयर्ड ट्राइबल कल्चर लिंक्स विद कंट्रीज अक्रॉस द बॉर्डर। अब आपको पता है कि
स्पेशली जैसे आप तिब्बत का एग्जाम्पल लो, और हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, लद्दाख वाला स्पेशली रीजन, ठीक है, तो लद्दाख अपने कल्चर को काफ़ी हद तक शेयर करता है तिब्बत के कल्चर से भी, ठीक है। सो दे हैड दिस सिमिलैरिटी विद द कल्चर ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर। तो कई बार क्या होता था कि बाकी जो मेनलैंड इंडिया में जो भी स्ट्रगल चल रहा है, लेट्स से इंडिपेंडेंस की बात करें, अगर इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा है, तो दे डिड नॉट केयर मच, दे डिडंट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इनटू दैट स्ट्रगल, इनटू दैट नेशनल स्ट्रगल, ओके। अब उनके रिवोल्ट्स होते क्यों थे? देयर रिवोल्ट्स वर बेसिकली इन द फेवर ऑफ द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। या तो हमको अपने ही रीजन में अपने रीजन को गवर्न करने का हमको राइट दे दो, या फिर हमको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर दो, दैट इज हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने दो। ये कुछ उनके डिमांड्स हुआ करते थे कि रूल गवर्नेंस वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू आर कस्टम्स, और अपने तरीके से करना है, या फिर हमें आप इंडिपेंडेंस दे दो पूरी तरीके से, ठीक है। तो पहला ये कि ये डिफरेंस था मेनलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल मूवमेंट्स में। नेक्स्ट, these movements were not forest based or agrarian revolts, as these tribals were generally in control of the land and the forest area। कई बार, ठीक है, हमने देखा कि फॉरेस्ट को लेके भी रिवोल्ट्स हो रहे हैं, लेकिन जनरली जो रिमोट एरियाज होते थे आपके, जो काफ़ी इनलैंड में आपके ट्राइबल एरियाज पड़ जाते थे, जहाँ पे ब्रिटिश का उतना इंक्लूजन नहीं था, वहाँ पे तो वो जो लैंड है, वो जो फॉरेस्ट है, वो टोटली उनके कंट्रोल में होता था, ठीक है। तो ज़्यादातर वहाँ पे ये मूवमेंट फॉरेस्ट बेस्ड नहीं होती थी, या अपने फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को बचाने के लिए, या उनके जो उन पे राइट्स होते थे उसके लिए वो लोग फाइट नहीं करते थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में बहुत बाद में आई थी, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट वाले मूवमेंट्स जो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड थे, ठीक है, प्रोफाउंडेड थे, वो कहाँ पे थे? ये मेनलैंड इंडिया में थे, स्पेशली आपको जो ये बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड ये वाले रीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा थे। नेक्स्ट है आपका थर्ड, फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स अंडर द ब्रिटिश कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर टाइम देन दी नॉन फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न में आपके जो मूवमेंट्स हुए हैं, वो कंपेयर टू दी मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, उनका जो स्पैन है, उनका जो पीरियड है, वो ज़्यादा रहा है, और इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद तक ये मूवमेंट्स काफ़ी ईयर्स तक चलते रहे हैं, ठीक है। सो डीसंस्क्रिटाइजेशन मूवमेंट्स ऑल्सो स्प्रेड among the frontier tribals. Now, what is the meaning of desanscritization? For that, you need to know the meaning of sanskritization. Sanskritization means कि जो आपके lower caste people हैं, वो जब अपने रिलीजन को छोड़ के, अपने कस्टम्स को छोड़ के, अपने रिचुअल्स, अपने ट्रेडिशंस को छोड़ के अपर कास्ट के बिलीव्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन, ठीक है। कि वैल्यू किसको देना? अपर कास्ट को वैल्यू देना, उनकी तरह रहना, उनकी तरह उनका कल्चर अडॉप्ट करना, ठीक है, उनके जैसे क्लोथ्स पहनना, उनके जैसे खाना खाना, कुछ भी हो सकता है, बेसिकली अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ द अपर कास्ट पीपल, ठीक है। लेट्स से ब्राह्मण्स, ठीक है, लेट्स से शूद्रास अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ द ब्राह्मण्स, ये कह लीजिए, ठीक है। तो ये बोला गया संस्कृताइजेशन, वेयर एज यहाँ पे डीसंस्कृताइजेशन मूवमेंट्स काफ़ी स्प्रेड हुए अमंग द फ्रंटियर ट्राइबल्स, दैट इज जो ट्राइबल मूवमेंट्स आपके अक्रॉस द बॉर्डर रीजन्स हो रहे थे, ठीक है। मीटीज ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट ड्यूरिंग चूरचंद महाराजा रूल। मीटीज कौन है? ये मणिपुर का एक एथनिक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे मणिपुर में इस टाइम पे आपके 1891 से 1941 के पीरियड में दिस पर्सन चूरचंद वॉज रूलिंग, ही वॉज द महाराजा, ओके। तो इनके टाइम पे मीटीज ने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने मैल प्रैक्टिसेस जो थी न्यू वैष्णवाइट ब्राह्मण्स की, उसको पूरी तरह डिनाउंस किया, दैट इज अगेंस्ट में वैष्णविज्म, यू नो ना, वेयर सुप्रीम लॉर्ड इज दिस विष्णु इज ट्रीटेड एज अ सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है। तो उनके जो कुछ प्रैक्टिसेस थे, ठीक है, जिस तरीके के फॉलोइंग्स थी उनकी, जो भी टीचिंग्स थी उनकी, वो पूरी तरीके से डिफाई करते थे ये मीटीज, और उसके अगेंस्ट में इन्होंने रिवोल्ट किया या प्रोटेस्ट किया, ठीक है। संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स वर ऑलमोस्ट टोटली एब्सेंट इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन इन द कॉलोनियल पीरियड। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कोई अपर कास्ट का कल्चर अडॉप्ट नहीं करना है, तो इस तरीके के मूवमेंट्स जो है आपको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन में देखने को नहीं मिलेंगे इन द कॉलोनियल पीरियड,
Okay, so this was about your difference between the tribal movements of the northeastern India and the tribal movements of the other areas. ठीक है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन और इसको खत्म करेंगे आज हम फिर. क्वेश्चन है आपका, मेंशन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया. कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. ठीक है, क्या है? ट्राइबल आइडेंटिटी, दिस इज योर फर्स्ट. ओके, और द एथनिक टाइज ले बिहाइंड द सॉलिडारिटी. सॉलिडारिटी दैट इज, जो ये ग्रुप्स थे, जो ये पीपल थे, इनको कैसे पहचाना जाता था? इनकी यूनिटी से पहचाना जाता था. दे यूज्ड टू बी वेरी यूनाइटेड अमंग देमसेल्व्स. ओके, नॉट ऑल आउटसाइडर्स वर सीन एज एनिमीज. ऐसा नहीं था कि जितने भी बाहर से आ रहे हैं सब एनिमीज हैं उनके लिए, सब उनके दुश्मन हैं. द पुअर हु लिव्ड बाय द मैनुअल लेबर और द प्रोफेशन हैड ए सोशली और इकोनॉमिकली सपोर्टिव रोल इन द विलेज. सो पुअर पीपल, जो अपने अपने इंडिविजुअल कुछ ऑक्यूपेशंस में बिजी हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में उन्होंने नहीं फाइट किया कभी भी, और उनको उन्होंने वेलकम किया, उनको सपोर्ट किया. वायलेंस वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मनी लेंडर्स एंड द ट्रेडर्स. ठीक है, हु वर द एक्सटेंशंस ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट. ये जो नए लोग आए थे आउटसाइडर्स, जो मनी लेंडर्स थे, ट्रेडर्स थे, नए एग्रीकल्चरर थे या प्लांटर्स थे, इनको ये मानते थे कि ये कॉलोनियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी विल नॉट वेलकम देम, और उनके अगेंस्ट में इन्होंने वायलेंस किया. नेक्स्ट है आपका, अ कॉमन कॉज वॉज रिजेंटमेंट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द लॉज बाय द फॉरेन गवर्नमेंट. तो ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट आई नए रूल्स लेके, नए लॉज लेके, तो उस वो जो नए रूल्स लॉज हैं उसके अगेंस्ट में उन्होंने रिवोल्ट किया, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डिस्ट्रॉय हो रहा था. ठीक है, now many uprisings were led by मसीहा like figures. मसीहा like figures means एक गॉडमैन जैसा फिगर है कोई, that is there is a person who is claiming कि आप मुझे फॉलो करो, ठीक है, एंड मैं आपको आपकी सारी परेशानियों से निजात दिलाऊंगा. सो मसीहा like figures came up, तो उन्होंने एनकरेज किया लोगों को कि आप रिवोल्ट करो, ठीक है, एंड हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी सफरिंग्स को ख़त्म करेंगे. देखिए, इसका एक रीज़न था. ऐसा नहीं है कि जो भी ऐसे पीपल थे जिन्होंने खुद को गॉडमैन कहा या मसीहा कहा, तो ऐसा नहीं है दैट दे काइंड ऑफ टुक एडवांटेज ऑफ दीज ट्राइबल पीपल, या उनकी इनोसेंस का उन्होंने, या उनके इलिटरेट होने का उन्होंने एडवांटेज लिया. ऐसा नहीं है. एक्चुअली दिस वॉज द वे, रिवोल्ट कराने का या रेबेलियन कराने का एक तरीका होता था, बिकॉज दे वर अनएडुकेटेड, तो उन्हें और कोई तरीका समझ में आता नहीं था. सो दे यूज दिस मेथड. फ्यू पीपल, आई एम नॉट सेइंग ऑल द पीपल, और बट फ्यू पीपल यूज्ड deliberately, they presented themselves as the Masiha so that people follow them. Okay, next है आपका last, that is, okay, this was your third point and ये आपका fourth point. Next is the tribal uprisings were doomed from the beginning. अब doomed का मतलब इनका जो suppression हुआ ये बहुत ही लाजमी था, obvious था, because इनके पास modernized weapons नहीं थे जो कि ब्रिटिश के पास थे. ठीक है, एंड यू नो दैट मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्निक्स वर ऑल वर द मेन रीज़न जो ब्रिटिश को हेल्प मिली, जिससे विन करने में थ्रू आउट द हिस्ट्री. ओके, थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड. जो इससे पहले जितने भी रिवोल्ट्स आपने देखे हैं मिडाइवल इंडिया में, राइट, तो उसमें भी मॉडर्न वेपन्स ने, टेक्निक्स ने ब्रिटिश की काफ़ी हेल्प की है. सेम हैपेंड हियर इन दी ट्राइबल movements. Okay, so this was about your characteristics of tribal revolts. Next lecture mein we will see the important tribal movements. Okay, thanks a lot for today, and please don't forget to like, share and subscribe, and thanks a lot for learning with me. Meet you in the next lecture.